हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस जोधपुर। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से दोबारा से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हमारा 12th क्लास फिजिक्स के सीक्वेंस में जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हमने गाइस बायर-सावर्ट लॉ की बात की थी। बायर-सावर्ट लॉ को समझा था कि बायर-सावर्ट लॉ क्या था। बायर-सावर्ट लॉ एक बेसिक लॉ था जिसकी हेल्प से हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर सकते थे। उस लॉ से हमने एक स्टेटमेंट देखा था व्हिच इज dV इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r²। एक स्टेटमेंट डराइव किया था। उस स्टेटमेंट की हेल्प से मैंने आपको कहा था कि हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो उसी सीक्वेंस में हम आज चलेंगे और हम देखेंगे कि सम एप्लीकेशंस ऑफ बायर-सावर्ट लॉ। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर हेडिंग लगा रखी है एप्लीकेशंस ऑफ बायर-सावर्ट लॉ। मतलब बायर-सावर्ट लॉ को यूज करके किन किन तरह के कंडक्टर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर्स के अराउंड आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी सीक्वेंस में जो हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन आएगी वो आएगी, देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे और फाइनाइट लेंथ, उस कंडक्टर की वजह से या उस कंडक्टर की वजह से या उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो आपको फाइंड करना है। किसकी हेल्प से बच्चों? बाय द हेल्प ऑफ बायर-सावर्ट लॉ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा। आइए इस एप्लीकेशन को समझते हैं। ठीक है, इस डेरिवेशन को समझते हैं किस तरह से होगा। देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मान लेंगे। मान लीजिए ये आपका एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I। इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से सपोज कर लीजिए कुछ a डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, पॉइंट P। ये मेरा क्या है? ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बच्चों, ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर आई हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखिए, हमें पता है कि देखिए इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I वैल्यू का, तो इसके अराउंड राइट हैंड थंब रूल से क्या होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर से a डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन हम डिराइव कर लेंगे। बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, तो मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है बच्चों? मुझे यहाँ पर फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करूंगा उसकी बात हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जब हम बायर-सावर्ट लॉ बायर-सावर्ट को अप्लाई करते हैं लॉ को किसी भी एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली होगी। क्या? मैंने आपको बताया था कि बायर-सावर्ट लॉ की हेल्प से हम हमेशा क्या कर सकते हैं, किसी भी स्मॉल करंट कैरिंग सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर एक स्मॉल करंट कैरिंग सेगमेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास में कंप्लीट कंडक्टर है, तो जब भी आप बायर-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन, ठीक है, सॉल्व करने जा रहे हो या फिर कहीं भी किसी भी कंडक्टर के लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए बायर-सावर्ट लॉ अप्लाई करने जा रहे हो, तो हमेशा वहां पर आपको एक चीज अज्यूम करके चलनी पड़ेगी। वो क्या बच्चों? वो है एक स्मॉल करंट कैरिंग सेगमेंट। क्या अज्यूम करना पड़ेगा? स्मॉल करंट कैरिंग सेगमेंट। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी अप्रोच जो होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी। एक स्मॉल करंट कैरिंग सेगमेंट हम अज्यूम करेंगे, उस करंट कैरिंग सेगमेंट की वजह से ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसके बाद में उसकी प्रॉपर लिमिट्स के साथ में उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ताकि हमारे पास में पूरे ओवरऑल कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंसीडर होकर के आ जाए। क्लियर है? तो यही अप्रोच हमारी यहाँ पर भी रहेगी। तो देख लीजिए, ये मेरा एक कंडक्टर है सपोज कर लीजिए, और इस कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पर मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों? सबसे पहले मैं यहाँ पर ये करूंगा, इसका डायग्रामेटिक ठीक है रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं पहले। यहाँ पर कहीं पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ, मैं आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारी पहली एप्लीकेशन हो जाएगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो मैं इसको रब करके प्रॉपर डायग्राम के थ्रू हम चलते हैं आगे। इसको नोट कीजिए प्लीज।
चलिए आइए, तो अब हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडक्टर बनाएंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मान रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसी को मान लिया मैंने। ये मेरा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर क्या हो रहा है, करंट आई जो है वो फ्लो हो रही है। इस कंडक्टर से कुछ ए डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लिया मैंने P, वेयर आई हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब सबसे पहले अगर मैं बायस-सावर्त लॉ अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है, इस कंडक्टर पर एक छोटा सा एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा ऑफ लेंथ ds। एक छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर का एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे ऑफ लेंथ ds। कहीं भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। ये मैं मान लेता हूँ कि ये सपोज क्या है, ये मेरे वायर का क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब हाफ कंडक्टर वायर ऊपर है और हाफ कंडक्टर वायर इसके नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक डीएल एलिमेंट कंसीडर कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू बायस-सावर्त लॉ, इस डीएल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहला काम करेंगे, हमने इस कंडक्टर के एलिमेंट को कंसीडर कर लिया। इस एलिमेंट को आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट P से कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट P से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कंडक्टर से देखिए, याद कीजिएगा प्रीवियस लेक्चर, करंट कैरिंग एलिमेंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है हमारा एंगल थीटा। क्या होता है बच्चों, एंगल थीटा। यहाँ पर अगर ये देखें तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है विच इज 90 डिग्री। यहाँ पर एक थर्ड एंगल और बन रहा है, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मैंने दे दिया एंगल फाई। तो ये ट्राइंगल बन गया, देख लीजिए क्या, थीटा और फाई और 90 डिग्री का। ये पॉइंट हो गया O, ये हो गया P, इसको कुछ भी मान लेते हैं अपन X, ठीक है। मैंने जो एलिमेंट कंसीडर किया है, मान के चलिएगा बच्चों, ये कुछ L लेंथ अबव है फ्रॉम द पॉइंट O। ये इस O पॉइंट से कितना ऊपर है, L लेंथ ऊपर है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस डीएल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, बायस-सावर्त लॉ, अगर बायस-सावर्त लॉ की बात करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्लियर टू ऑल, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास में, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, कुछ चेंजेस करूंगा। कैसे करूंगा, मेरे पास में एक ट्रायंगल आ गया है, देखिएगा बच्चों, नोट करते चलिएगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है तो मुझे इसको रब करने की रिक्वायरमेंट आएगी, तो आप इसको नोट करते चलिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल OXP, एक ट्रायंगल आ गया आपके पास OXP। इस ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल्स का सम किया जाए तो क्या होगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्वियसली ये 90 है, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या होना चाहिए, 90, ताकि इन तीनों एंगल्स का सम मिलकर के क्या हो जाए, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं हम। अगर थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर थीटा जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस फाई, क्या बन जाएगा, 90 माइनस फाई। जो डीबी वाली इक्वेशन है इसको तो हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर मेरे पास में जो ट्रायंगल आया है OXP, सारी कैलकुलेशन इस ट्रायंगल से होगी, ध्यान रखिएगा। तो इस ट्रायंगल से थीटा प्लस फाई जो है वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, मेक इट क्लियर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो क्या आ गई आपके पास, 90 माइनस फाई। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोबारा से अगेन, फ्रॉम ट्रायंगल OXP, इसी ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चों, OPX या OXP कुछ भी हो सकते हो आप इसको। इस ट्रायंगल से अगर मैं बात करूं, tan फाई कैलकुलेट करते हैं इस ट्रायंगल का। क्या कैलकुलेट करें, tan फाई। इस ट्रायंगल का अगर tan फाई कैलकुलेट करता हूं तो फाई एंगल ये रहा, tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये एंगल फाई है तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, L, बेस क्या हो गया बच्चों, A। क्लियर है। अच्छा, साथ ही साथ ये मान के चलेगा कि DL से P की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं R। उसको क्या मान लेते हैं, R। तभी तो ये R स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो इसको आप अज्यूम करके चलिएगा कि ये R है। नाउ tan फाई क्या हो गया, L बाय A, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से L क्या हो जाएगा बच्चों, A tan फाई। L की वैल्यू क्या आ गई, A tan फाई। नाउ डिफरेंशिएट with respect to theta, with respect to phi on both sides।
ये जो आपकी इक्वेशन आई है इसको दोनों तरफ क्या करें, फाइव के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, फाइव के रेस्पेक्ट में। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है, बस समझते जाए। तो ये हो जाएगा आपका dl बाय डी फाइव इज इक्वल्स टू डी ए टेन फाइव अपॉन डी फाइव। क्लियर है, dl बाय डी फाइव को तो एज इट इज रखता हूं मैं, यहाँ से a बाहर आ जाएगा और tan फाइव का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाइव क्या हो जाएगा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका a sec स्क्वायर फाइव। समझ में आया आपको, ये क्या बन गया a sec स्क्वायर फाइव। तो यहाँ से dl क्या हो गया, ओनली a sec स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव। एक इक्वेशन मिली मुझे और नेक्स्ट, दैट वुड बी माय इक्वेशन नंबर 3। क्या मिला, dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर फाइव डी फाइव। देखिए दोबारा से मैं जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो इस ट्रायंगल से ही कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर फाइव डी फाइव। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई, ठीक है, नोट कर लिया आपने, मैंने कहा था आपको नोट करके चलिए। मैं यहाँ पर ये वाला पोर्शन इसको रब करने जा रहा हूँ, क्लियर है, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो हमारे पास में देखिए 3 इक्वेशन आई है। पहली तो बार-सावर्त लॉ की इक्वेशन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d sin थीटा बाय r स्क्वायर। उसके बाद मैंने एक ट्रायंगल कंसीडर किया था, उस ट्रायंगल से पहली इक्वेशन आई थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 5 एंड नेक्स्ट इक्वेशन आई है dl इक्वल्स टू a sec स्क्वायर 5 d फाइव। ये भी इसी ट्रायंगल से आई है, क्लियर। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा प्लीज। इसको हम बाद में दोबारा वापस रीड्रॉ कर लेंगे, अभी के लिए समझते हैं। नाउ अगेन दोबारा से वापस आपको उसी ट्रायंगल में जाना है, फ्रॉम ट्रायंगल OHP, ट्रायंगल OHP में ही जाना है। अब उस ट्रायंगल OHP में ध्यान रखें, मुझे याद है डायग्राम, आप देखें cos फाइव कैलकुलेट करें उस ट्रायंगल का। क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, cos फाइव। अगर उस ट्रायंगल से cos फाइव कैलकुलेट करेंगे मतलब cos फाइव या cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो उस ट्रायंगल का जो बेस होगा वो क्या था a, और हाइपोटेनस क्या बन गया बच्चों r। cos फाइव की वैल्यू क्या है हमारे पास में, a बाय r। यहाँ से अगर r की वैल्यू में फाइंड करने जाऊं तो क्या हो जाएगा a बाय cos फाइव। क्लियर है सबको, r की वैल्यू क्या हो जाएगी a बाय cos फाइव। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, r इज इक्वल टू a sec फाइव 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, इतना ट्रिग्नोमेट्री तो हम जानते हैं। तो यहाँ से a अपॉन cos फाइव क्या हो जाएगा, r इक्वल टू a sec फाइव। दिस कुड बी योर इक्वेशन नंबर 4। ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब देखिए समझने वाली बात, पुट इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1, दैट्स इट। आपको और कुछ नहीं करना है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ की जो वैल्यूज आपके पास में आई हैं उन सारी वैल्यूज को आपको इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देना है बच्चों, पुट कर देना है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसे पुट कर देते हैं तो देखिए क्या वैल्यू बनती है हमारे पास। वैल्यू क्या थी पहले, dp इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, यही था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, ये चीज थी। इसमें मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें मैं अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ, देखिए सेकंड वाली जो थीटा है, थीटा कहाँ आएगा, थीटा की जगह, dl कहाँ आएगा, dl की जगह, और r की वैल्यू कहाँ आएगी, r की जगह। तो क्या बन जाएगा देखिए बच्चों, dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl की जगह आ जाएगा आपके पास a sec स्क्वायर फाइव dl, sin थीटा की जगह आएगा आपके पास बच्चों, sin थीटा की जगह आएगा 90 माइनस 5 अपॉन a स्क्वायर sec स्क्वायर फाइव। क्या आपको बात समझ में आई, dl की जगह मैंने पुट कर दिया a sec स्क्वायर फाइव, sin थीटा की जगह क्या आ गया बच्चों 90 माइनस 5, और r की जगह क्या आ गया a sec 5, क्योंकि r का स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर 5। चलिए बहुत ही अच्छी बात, यहाँ पर अगर हमें समझ में आया तो। नाउ उसके आगे क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज आई
a sec square phi sin 90 minus phi becomes cos phi upon a square sec square phi। कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ से बच्चों sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, हो गया, और a से a भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, तो क्या बचा हमारे पास बच्चों, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I cos phi अपॉन 4 पाई a। देखता हूँ मैं, एक चीज और d phi, सॉरी d phi dl की वैल्यू जो थी ना वो l dl इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई d phi थी बच्चों, a sec स्क्वायर फाई d phi सॉरी, ठीक है, d phi मैं भूल गया था, तो आप ध्यान रखें, इसको यहाँ पर पुट करना है। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, cos phi जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I cos phi d phi अपॉन 4 पाई a। क्लियर है? तो ये जो है इक्वेशन नंबर 5 देता हूं मैं। तो ये क्या हो गया, ये dB की वैल्यू अभी बच्चों हमारे पास में, ठीक है, मतलब एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हमने डराइव कर ली है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर एंड नहीं होता ना। यहाँ तक आपने नोट किया, ठीक है। इक्वेशन 5 represents the magnitude of magnetic field at point P due to small current carrying element dl। इक्वेशन 5 जो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट dl। अब देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट कैसे करना है, विद प्रॉपर लिमिट्स। तो वो अब लिमिट समझेंगे, लिमिट कैसे पुट करेंगे बच्चों यहाँ, ठीक है, इसको नोट कीजिए प्लीज। नोट कर लिया आपने वहां तक। देखिए यही डायग्राम, यही इस तरह से कुछ डायग्राम था हमारा। ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ से dl से r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, ये एंगल फाई, ये एंगल 90 और ये एंगल थीटा। इक्वेशन 5 क्या है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I cos phi d phi बाय a। नाउ अगर मेरे पास में छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो चुकी है, तो अब पूरे होल कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगी बच्चों, आप जानते हैं, dV का इंटीग्रेशन करके, क्या करके, dV का इंटीग्रेशन करके विद प्रॉपर लिमिट। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर dV की वैल्यू पुट करता हूँ तो वो हो जाएगी म्यू नॉट I cos phi d phi 4 पाई a। ना अब आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को इंटीग्रेट करना। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है सबसे पहले वो बाहर आ जाएगा। क्या क्या बाहर आएगा बच्चों, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a। आई थिंक यही, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगी, और अंदर बचा क्या, cos phi d phi। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है बच्चों, इनमें से हमने किसी को भी चेंज नहीं किया था, क्लियर है ना। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो फाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, cos phi d phi लिखा हुआ है, तो इतना अंडरस्टूड आप कर सकते हैं कि सॉरी, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होना है वो फाई के रेस्पेक्ट में होना है। तो लिमिट्स जो होंगी वो भी किसके अकॉर्डिंग आएगी, फाई के अकॉर्डिंग आएगी। लिमिट्स जो हमने पुट करनी है वो भी फाई के रेस्पेक्ट में पुट करनी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए लिमिट समझते हैं, फाई की लिमिट कैसे पुट करेंगे। देखिए पूरा कंडक्टर कैसे कवर होगा, फाई क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कंडक्टर से मिलाने वाला एंगल। फाई क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कंडक्टर से मिलाने वाला एंगल। तो जो कंडक्टर का टॉप पॉइंट है, इस टॉप पॉइंट को भी आप क्या करें, कंडक्टर से मिलाएं। जब आप इस टॉप पॉइंट को कंडक्टर से मिलाएंगे तो यहाँ पर भी आपके पास में एक एंगल बन रहा है, इसको नाम दे देंगे बच्चों फाई 1। क्या नाम दे देंगे, फाई 1। सिमिलरली जो कंडक्टर का बॉटम एंड है, इस बॉटम एंड को भी जब हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिलाएंगे तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम नाम देंगे फाई 2। क्या नाम देंगे बच्चों, फाई 2। बात समझ में आ रही है आपको, इसको हम नाम देंगे फाई 2। क्लियर है ये। नाउ अब कहानी कुछ इस तरह से है
कि मुझे जो लिमिट पुट करनी है वो कैसे पुट करनी है, फ्रॉम 5-1 टू 5-2, मतलब 5-1 एंगल से लेकर के 5-2 एंगल तक अगर मैं जाता हूं तो क्या मेरा पूरा कंडक्टर वायर कवर हो जाता है, कैसे, इस, तो देखिए यहां से देखिए 5-1 एंगल अगर हम ऊपर जाते हैं तो हाफ वायर यहां से यहां तक का कवर हो रहा है, फिर 5 एंगल हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का वायर कवर हो रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो 5-1 एंगल हम कवर करने जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं अपर डायरेक्शन, कहाँ जा रहे हैं बच्चों, अपर डायरेक्शन, ठीक है। और 5-2 एंगल जब हम कवर करने जा रहे हैं तो हम क्या कहाँ जा रहे हैं, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। तो अपर डायरेक्शन में जब भी हम एंगल कवर करते हैं तो वो एंगल पॉजिटिव दिया जाता है, मतलब अबव द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर ऊपर जो एंगल कवर होगा वो हमेशा कैसे कंसीडर करना है आपको, पॉजिटिव। बट ऑब्जर्वेशन पॉइंट के नीचे की डायरेक्शन में जो भी एंगल आपको कवर करना है ना, वो ध्यान रखिएगा वो कैसे कवर होगा, वो होगा इन नेगेटिव, क्लियर है। दोनों पॉजिटिव नहीं लेंगे, अगर दोनों पॉजिटिव लेंगे इसका मतलब 5-1 के ऊपर और 5-2 के ऊपर, ऐसा तो नहीं है, 5-1 ऊपर है बट 5-2 कहाँ है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से नीचे है। तो हमारी कुछ जो लिमिट्स हो जाएंगी वो कुछ इस तरह से हो जाएंगी बच्चों, -5-2 टू +5-1, क्लियर है। हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो लिमिट को लेंगे पॉजिटिव, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से नीचे की तरफ जा रहे हैं अगर कवर करने जा रहे हैं एंगल तो लिमिट लेंगे नेगेटिव, या एंगल लेंगे नेगेटिव, क्लियर। तो हमारे लिमिट क्या होगा यहाँ पर, -5-2 टू +5-1, दैट्स इट। इसके आगे और कुछ नहीं करना है, इसके आगे सिंपल आपको इंटीग्रेट करना है इसको, तो ये कुछ इस तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा, μ0I/4πa, cos फाई का इंटीग्रेशन फाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा बच्चों sin फाई, लिमिट हो जाएगी -5-2 टू +5-1। आपको लिमिट पुट करनी है यहाँ पर, लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा sin फाई1 माइनस sin -फाई2, इस तरह से हो जाएगा। नाउ sin माइनस थीटा बिकम माइनस sin थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी कुछ इस तरह से, μ0I/4πa sin फाई1 प्लस sin फाई2, दैट्स इट। क्या इक्वेशन बनी, sin फाई1 प्लस sin फाई2। तो ये जो इक्वेशन आई फाइनल, ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है बच्चों, ये हो जाती है हमारी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू बासावर्ट्स लॉ। ये आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आप इसको ड्रॉ करें, हम यहाँ पर इसका एक छोटा सा स्पेशल केस लेंगे। देखिए ये जो कंडक्टर वायर था, ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला ना मैग्नेटिक फील्ड का, ये किसके लिए निकाला है, ये हमने फाइंड आउट किया है किसके लिए, फाइनाइट कंडक्टर के लिए, फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। लेकिन इसका एक स्पेशल केस हम लेंगे, अगर कंडक्टर आपका इनफाइनाइट लेंथ का हो, कैसा हो बच्चों, इनफाइनाइट लेंथ का हो, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो। इसको आप नोट कीजिए, मैं आपको स्पेशल केस भी करवा देता हूँ, उसके बाद में हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड करेंगे, तो इसको नोट कीजिए प्लीज। देखिए तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, स्पेशल केस लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। पहला जो कंडक्टर था हमारा कैसा था, फाइनाइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्ट्रेट कंडक्टर लेता हूँ, लेकिन वो क्या है, वो ऊपर और नीचे, मतलब दोनों ही सिरों से क्या है, इनफाइनाइट, मतलब इसके दोनों एंड्स जो है वो इंफिनिटी पर, ठीक है। और इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, आई। अब इस वायर की वजह से अगेन ए डिस्टेंस पे पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो कैसे करें। तो देखिए बच्चों, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ये ना। अब यहाँ पर जो मेरे पास में इक्वेशन आई थी, उसी इक्वेशन की हेल्प लेनी है आपको, μ0/4πa sin फाई1 प्लस sin फाई2। ये इक्वेशन आई थी हमारे पास, μ0/4πa sin फाई1 प्लस sin फाई2, वेयर फाई1 एंड फाई2 इज व्हाट, फाई1 और फाई2 क्या थे, कंडक्टर के, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अपर एंड लोअर एंड्स को पॉइंट पी से ज्वाइन करने वाले एंगल्स। फाई1 एंड फाई2 क्या थे, अपर पॉइंट कंडक्टर वायर का और लोअर पॉइंट, कंडक्टर का अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी से ज्वाइन करने वाले एंगल्स। तो अब देखिए, अगर मेरा वायर स्ट्रेट इंफिनिटी हो जाता है तो मेरे जो अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट को ज्वाइन करने वाले एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों, उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इस केस में, हियर फाई1 एंड फाई2
becomes 90 डिग्री। यहाँ पर ∅1 और ∅2 क्या हो जाएंगे 90 डिग्री में। कैसे हो जाएंगे देखिए, इस पॉइंट को आप यहाँ से ज्वाइन करें तो ये फाई एंगल बना, इसके ऊपर जाएंगे तो एंगल और बड़ा होगा, इसके ऊपर जाएंगे तो ये एंगल और बड़ा होगा। अगर ये मान लीजिए बिल्कुल इंफिनिटी वहां चला गया तो ये इस तरह से जाएगा, मतलब ये एंगल जो है कहीं ना कहीं आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब जैसे जैसे आपका ये टॉप एंड कंडक्टर का ऊपर जाता रहेगा, ये एंगल ऑब्जर्वेशन पॉइंट से टॉप एंड पर बनने वाला एंगल बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होकर कितना हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट उसकी होगी 90 डिग्री। 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा वो बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। तो अगर ये बार आपका इंफिनिटी हो जाता है तो इसका ये जो ∅1 है यहाँ पर ये कितना बन जाएगा 90 डिग्री। सिमिलर केस में क्या होगा, सॉरी, सिमिलर केस में क्या होगा देखिए, अगर आपका बॉटम एंड भी इंफिनिटी है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ये वाला एंगल जो ∅2 होगा ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। दोबारा से आपको इसको माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हमने एक्सप्रेशन में रख करके उसकी वैल्यू निकाली, ठीक है ना। तो ∅1 ∅2 अगर मैंने 90 डिग्री पुट कर दिए तो मेरा बी जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a sin 90 प्लस sin 90 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a sin 90 प्लस sin 90 की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों क्या होती है 1। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन, देखिए तो b की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई sin 90 प्लस sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a इंटू 2, 1 प्लस 1 2, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, ध्यान रखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट